नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न पत्र है वो राजस्थान के विद्यार्थियों ने आज दिनांक 20/12/2024 को दिया है। ये आज की तारीख में ही संपन्न हुआ है। इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न है जिन्हें 3 घंटे 15 मिनट में सोल्व करना है। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 40 अंक हैं। इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है सेल स्थिरांक का मात्रक है। तो विद्यार्थियों सेल स्थिरांक ये होता है L बट्टे में A। सेल स्थिरांक जिसे हम L बट्टे में A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेल स्थिरांक का मात्रक तो L का मात्रक यहाँ पर मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो 1/मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, जिसे हम मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Cu+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण है। देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ कॉपर की। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 होता है। तो यहां से जब हम दो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल दें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहां से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारे पास में। देखिए दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे यहां से, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s1 3d9 आ जाएगा यहाँ पर 3d9। और देखिए एक इलेक्ट्रॉन और हो तो ये पूरी तरह से इस अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, तब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है देख लीजिए। चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वॉन और केल विधि से किस धातु का शुद्धिकरण करते हैं? तो वॉन और केल विधि के द्वारा हम जिरकोनियम जिरकोनियम का शुद्धिकरण करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्राईमेथिल एमीन किस प्रकार का एमीन है? तो देखिए ट्राईमेथिल एमीन है क्या? CH3 तीन यहाँ पर मेथिल समूह यहाँ से नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, तो इसको हम कहते हैं तृतीयक एमीन है। ये तृतीयक एमीन है। तत्पश्चात ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B12 में उपस्थित धातु, तो कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से प्रतीप शर्करा कौन सी है? तो वैसे तो विद्यार्थियों मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा, चारों ही ऑप्शन वैसे तो गलत हैं। ये जो सुक्रोज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम प्रतीप शर्करा कहते हैं। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ।
क्या है कि जो सुक्रोज होता है इसके जल अपघटन से ये जल अपघटन से प्राप्त, देखिए क्या क्या प्राप्त होंगे। ग्लूकोज प्राप्त होगा, साथ में फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्रतीप शर्करा कहलाता है। प्रतीप शर्करा कहलाता है। तो जो अ, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर एक्चुअल में सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण है वो होना चाहिए था। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो केनिजारो अभिक्रिया यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 CHO। तो ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं देने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से क्रिया करते हैं। तो देखिए ये दोनों ही एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों ही गिरनार अभिकर्मक के साथ में आसानी से क्रिया करते हैं। गिरनार अभिकर्मक RMG अक्ष से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कौन से एमिनो अम्ल में असममित कार्बन परमाणु नहीं होता। तो इनमें से कौन से एमिनो एसिड के अंदर असममित कार्बन नहीं होता। तो ग्लाइसिन के अंदर असममित कार्बन परमाणु नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न जो कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए जो पहला ही क्वेश्चन है कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन है वो के समानुपाती होता है। इनमें से किसके समानुपाती होता है। तो देखिए विद्यार्थियों जो क्वथनांक में उन्नयन है उसको मैं डेल्टा TB से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर मोललता आएगा। यहाँ से यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट KB लगा देते हैं। ये जो KB है ये मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो यहाँ पर अपने पास में जो ऑप्शन है इसके अंदर आएगा मोललता। ये जो M है ये मोललता को बताता है। तो मोललता आएगा, मोललता, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है देखिए कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन में उपस्थित बंध का नाम है तो उनको हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। प्रोटीन के अंदर उपस्थित बंध पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइसोब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। तो देखिए इसे एक बार समझ लें कि आइसोब्यूटिल एल्कोहल की संरचना क्या होती है। आइसो
ब्यूटिल, एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, CH3 CH CH2 OH CH3। अब इसका IUPAC पद्धति के अंदर नाम लिखना है, तो पहले तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। तो देखिए ये है 2 नंबर के कार्बन के ऊपर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। और जो OH समूह है वो पहले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो 1। और यहाँ पर अपने सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसमें 3 कार्बन है, तो 1 प्रोपेनॉल आ जाएगा, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, इसका IUPAC पद्धति के अंदर नाम हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें आप, कि द्विक लवण जल में वियोजित होकर 3 प्रकार के यहाँ पर आयन देता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्रकार के आयन देता है, और इसमें आएगा 2 मेथिल, ऐसे मैंने नीचे पुट कर दिया है, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंथेनाइड तत्वों से बने मिश्र धातु को मिस धातु कहते हैं। मिस धातु कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न अब यहाँ पर हम लेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, हेनरी का नियम लिखिए। देखिए हेनरी का जो नियम है वो क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि किसी विलयन के अंदर जो गैस का मोल अंश है वो उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, जिसे हम एम प्रोपोर्शनल पी या एम बराबर केपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। देखो इसको लैंग्वेज में भी हम आपके सामने रख देते हैं, चलिए देखेंगे क्या लिख सकते हैं। तो किसी, मैं आपके सामने रख देता हूं। तो देखिए जो पहली परिभाषा है वो हमारे सामने है, कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ये हमारे पास में इसकी पहली डेफिनेशन है, जिसको हम मैथमेटिकल रूप में एम बराबर केपी से लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो देखिए हम इसको मैथमेटिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P है वो समानुपाती होगा अक्स के, और यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगा देंगे KH। तो ये हमारे पास में इसका दूसरा रूप आ गया है, इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रासरण दाब किसे कहते हैं। तो देखिए प्रासरण दाब की डेफिनेशन क्या है, कि उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे, प्रासरण दाब कहलाता है। तो उच्च सांद्रता वाले विलयन के ऊपर हम बाह्य दाब लगा रहे हैं,
इस इतना दाब लगाएंगे कि विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से आना बंद कर देंगे, प्रवाहित होना बंद कर देंगे। तो उस दाब को हम प्रासरण दाब कहते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न वेग स्थिरांक की सहायता से अभिक्रिया की कोटि बताएं। तो देखिए हम के की वैल्यू मात्रक देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये जो वेग स्थिरांक है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर संकरण का प्रकार लिखें। तो देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें ईथर की, तो ईथर का फॉर्मूला हमारे पास में होता है ROR। तो यहाँ पर हम संकरण का प्रकार देख लेते हैं। ये हमारे पास में है ईथर। चलिए इसका जो व्यापक सूत्र है ROR इस तरीके से होता है। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूं इसके अंदर, ये एक बंद यहाँ पर बना है, सिग्मा बंद यहाँ पर बना हुआ है, ये एक सिग्मा बंद, दो यहाँ पर लॉन्ग पेयर हैं यहाँ पर, इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक सिग्मा बंद हो गया, ये दूसरा सिग्मा बंद हो गया, तो दो तो सिग्मा बंद हो गए हमारे पास में, और दो यहाँ पर लोन पेयर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये चार हो गए हैं। तो इसमें संकरण कौन सा होगा देखिए, संकरण होगा sp3। sp3 यहाँ से संकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार से कराने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए ये हमारे पास में है फिनोल, और इस फिनोल को हम क्लोरोफॉर्म से क्रिया करवा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म हो गया CH Cl3, और ये हम लेंगे KOH ले लीजिए, या आप क्षार ले सकते हैं। जब ये क्रिया होगी तो विद्यार्थियों OH ऑर्थो पोजीशन पर CHO जुड़ा होगा, तो इसे हम कहते हैं सेलिसिक सेलिसिल। सेलिसिल्डिहाइड यहाँ पर बनेगा। ये जो अभिक्रिया है इसको हम राइमर टीमान अभिक्रिया भी कहते हैं। ये राइमर टीमान अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक की संरचना लिखिए। तो देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है, तो ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसकी संरचना होती है SO2Cl। इस तरीके की इसकी संरचना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 400 केल्विन ताप पर विलयन का प्रासरण दाब 0.821 वायुमंडल है, तो विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात करें। आर की वैल्यू हमें 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर हमें ताप दे रखा है,
हमें प्रासरण दाब पाई दे रखा है और आर की वैल्यू दे रखी है। हमें यहाँ पर विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी। देखिए हम प्रासरण दाब पाई बराबर जानते हैं CRT। तो यहाँ से हमें C की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो पाई अपॉन में आ जाएगा RT। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास में जो मान दे रखा है प्रासरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 0.821 दे रखा है। आर की वैल्यू हमें 0.0821 दे रखी है और ताप हमें 400 केल्विन दे रखा है। यहां से हम इसको काटेंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा। यहां से ये 10 बार में चला जाएगा, तो 10 बट्टे में 400, 1 बट्टे में 40 आ जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन हम यहाँ नहीं बता रहे। इनका सॉल्यूशन आप हमारे हैंड रिटन नोट से प्राप्त कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमें फॉलो करें। इसके साथ में देखिए कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9460239358। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है BCS एकेडमी नाम से, वहां पर जाकर भी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml जल में घुला हुआ है। तो देखिए मोलरता, मोलरता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल अपॉन में आएगा विलियन लीटर में। विलियन की मात्रा किसमें, विलियन होगा लीटर में, विलियन की मात्रा लीटर में आपको लिखनी है। विलय के मोलों की संख्या, तो कुल द्रव्यमान हमें यहाँ पर 5 ग्राम दे रखा है और अणु भार है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40। तो 5 बट्टे में 40 से यहाँ पर हमारे पास में मोलों की संख्या आ जाएगी। विलियन लीटर के अंदर देखिए कितना है, 500 ml दे रखा है। लीटर में ज्ञात करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या आ गया, 5 बट्टे में 500 गुणा में 1000 बट्टे में 40। तो यहां से एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो कट गए हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 1/4 रह जाएगा। 1 बट्टे में 4 आ जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल याद करने का सूत्र लिखें। तो देखिए अर्ध आयुकाल टी हाफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 0.693 अपॉन K1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अर्ध आयुकाल में यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखिए डेफिनेशन देखेंगे अर्ध आयुकाल की, कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए अर्धायु काल कहलाता है। अर्धायु काल को विद्यार्थी टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन K1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास में इसका सूत्र है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर अर्धायु काल का सूत्र भी पूछा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संक्रमण धातु में संकुल यौगिक बनाने का गुण किन 3 कारणों के से होता है? तो देखिए संक्रमण धातुएं हैं वो संकुल यौगिक बनाती है। संक्रमण धातुएं
है वो संकुल यौगिक बनाती है। इसके पीछे रीजन है कि इनका जो बाह्यतम कोश है उसमें खाली कक्षक मौजूद होते हैं। इनका आकार छोटा होता है, इन पर आवेश उच्च होता है, इस कारण से संक्रमण धातुएं है ये संकुल यौगिक बना लेती है। अगला क्वेश्चन देखें, संक्रमण धातु में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है? उदाहरण दीजिए। क्योंकि संक्रमण धातुओं का जो आकार होता है वो लगभग समान होता है और ये क्रिस्टल जालक के अंदर एक धातु दूसरी धातु को सरलता से विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। इस कारण से जो संक्रमण धातुएं हैं वो आसानी से मिश्र धातुओं का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एरिल हेलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। इसका कारण हमें यहाँ पर पूछा गया है, क्यों? देखिए विद्यार्थियों, एरिल हेलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होने का जो कारण है वो है अनुनाद के कारण। अब ये अनुनाद कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास में है एरिल हेलाइड, ये हमने एरिल हेलाइड दिखाया है। और जब ये अनुनाद करता है तो अक्स के जो हेलाइड है उसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आएंगे तो देखिए ये वाली स्थितियां हमें प्राप्त होगी। अक्स के ऊपर धनावेश आ जाता है, अक्स के ऊपर धनावेश आ जाता है, हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल जाते हैं और यहाँ पर ऋणावेश क्रिएट होता है। ये वाला जो ऋणावेश है ये यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये हमने विभिन्न अनुनादी स्थितियां दिखाई है। यहाँ पर आएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। फिर इस स्थिति से ये हमने अलग अलग स्थितियां दिखाई है। तो देखिए अक्स और कार्बन के बीच में हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड प्राप्त हो जाता है। तो डबल बॉन्ड प्राप्त होने के कारण से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील हो जाएंगे। ये हमें विभिन्न अनुनादी स्थितियां प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, इस डबल बॉन्ड के कारण से जो एरिल हेलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, जबकि जो हेलाइड अपने पास में है और अक्स के रूप में हम इन्हें जिन्हें दिखाते हैं और इनको यदि हम देखें तो इनके ऊपर धनावेश, इनके ऊपर ऋणावेश और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। इस कारण से ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील होते हैं, जबकि एरिल हेलाइड हैं वो कम क्रियाशील होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमें एक अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया में ए और बी के रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यदि इस अभिक्रिया को संपन्न करवाई जाए तो यहाँ पर ए के रूप में हमें मिलेगा N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl-, और यहाँ पर जब इससे जल ऐड होगा तो N2 गैस बाहर निकल जाएगी, साथ में H HCl यहाँ से बन जाएगा। तो HCl यहाँ से बनेगा तो B के रूप में हमें यहाँ पर फिनोल प्राप्त होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति और अनुपस्थिति में अभिक्रिया के वेग का आरेखीय निरूपण कीजिए। विद्यार्थी ये आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स में एज इट इज मिल जाएगा। एक ग्राफ यदि हम खींचें अभिक्रिया के वेग का, तो देखिए इस टाइप का ग्राफ आपने देखा होगा, पढ़ा होगा।
ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है और जो सक्रियण ऊर्जा है वो घट जाएगी। ये हमारे पास में ई ए है, ई ए, इसकी वैल्यू पहले ज्यादा रहती है और ये हमारे पास में आ गई है ई ए डेस जब उत्प्रेरक उपस्थित होता है तो। आप यहां से देख सकते हैं, इनको समझ भी सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, log k तथा 1/T के बीच में आलेख खींचिए। देखो ये जो ग्राफ है वो आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स में आपको एज इट इज मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। log k तथा 1/T के मध्य ग्राफ खींचिए। देखिए k बराबर हम जानते हैं a एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन में आर टी। चलिए तो यहाँ से देखेंगे, दोनों तरफ से हम log ले लेते हैं तो log के बराबर अपने पास में आ जाएगा। देखिए इसको मैं एक बार इस तरीके से लिख दूं, यहाँ से log लेने से पहले k अपॉन में a इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन में आर टी। अब हम log लेंगे, log k बाई a इक्वल टू log लेंगे दूसरी तरफ तो ई से कैंसिल हो जाएगा, माइनस में ई ए अपॉन में आर टी आ जाएगा। यहां से हम इसको log k माइनस log a लिख सकते हैं। log k माइनस log a बराबर माइनस में ई ए अपॉन में आर टी और log k बराबर आ जाएगा माइनस में ई ए अपॉन आर टी प्लस log a। तो ये एक सरल रेखा का समीकरण है और यदि इनके लिए हम ग्राफ खींचें तो देखिए हमें किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। यहाँ से आप ध्यान दें, यहाँ से इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। चलिए ये एक तरफ हमने लिया है log k, इस तरफ हमने लिया है log k और दूसरी तरफ हमने लिया है 1 में कैपिटल T। तो यहाँ से यदि हम ढाल की बात करें, इस रेखा में c की जो वैल्यू है वो log a के बराबर है और ढाल है वो माइनस में है, ऋणात्मक है, ई ए अपॉन में आर के इक्वल है। क्लियर? तो ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर FeCN64- के चुंबकीय गुण और रंग को समझाइए। तो आप हमारे नोट्स की सहायता ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न अभिक्रिया का समीकरण लिखें। तो देखिए डार्जन अभिक्रिया का जो समीकरण है, इसमें ROH इसकी क्रिया करवाएंगे SOCl2 से तो हमें RCl प्राप्त हो जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, HCl भी यहाँ पर बनने वाला है। वुड्स अभिक्रिया देखें, एल्किल हैलाइड है यहाँ पर, RX प्लस 2Na प्लस XR। तो देखिए यहाँ से जब ये रिएक्शन होगी तो देखिए क्या होगा, ये यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के पश्चात हमें एल्केन प्राप्त होगा तो आर आर प्राप्त हो जाएगा, साथ में सोडियम हैलाइड 2S प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस 2NaX हमें मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के अंदर ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाकर इसका वर्णन करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं, नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.05 एम विद्युत अपघटन के विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.01 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। तो इस विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करें।
तो देखिए मोलर चालकता को हम लैम्ब्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्ब्डा एम से, और ये लैम्ब्डा एम होता है के, जो कि चालकता को बताता है। तो के इंटू वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वी की जगह हम पुट कर देंगे 1000 बट्टे में सी, वैल्यू पुट कर देते हैं, के का मान 0.01 इंटू 1000, सी की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 0.05, 0.05। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे, तो ये अपने पास में आ गया 200 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस शुष्क सेल का नामांकित चित्र, तो ये भी आप हमारे नोट्स से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और पोटेशियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः 125, 425 और 91 में सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। तो एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करें। देखिए सीधा सा फॉर्मूला हम यहाँ पर देख लेंगे, लेमड़ा इंफिनिटी CH3COOH एसिटिक एसिड बराबर लेमड़ा इंफिनिटी CH3COOK प्लस लेमड़ा HCl माइनस हो जाएगा लेमड़ा KCl। वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारे को मोलर चालकता पूछी है अनंत तनुता पर एसिटिक एसिड की। तो यहाँ पर पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है 91, HCl की हमें दे रखी है 425 और KCl की इसमें से घटा देंगे 125। तो 91 प्लस 300, यह आ जाएगा हमारे पास में 391। क्लियर विद्यार्थी, ये समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का IUPAC पद्धति में नाम क्या होगा? तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है COOH, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसकी नंबरिंग करेंगे तो इसमें 2 कार्बन है, और तो एथेन, एथेन 1 2 डाइओइक, डाइओइक अम्ल, इसका IUPAC पद्धति में नाम हो जाएगा। फिर देखिए हमें अगले क्वेश्चन के अंदर हमें एक रिएक्शन यहाँ पर पूछी है। तो एक गर्म करने वाली स्थिति के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, COO NH4 यहाँ से बनेगा, और यदि इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा तो देखो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा बेंजेमाइड, CONH2, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बेंजेमाइड हमें प्राप्त होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के अथवा में ही है ये वाला क्वेश्चन भी। एसिटिक अम्ल का IUPAC पद्धति में नाम क्या होता है? तो एसिटिक एसिड सबसे आसान सा ही क्वेश्चन है एक। एसिटिक अम्ल का ये हमारे पास में फॉर्मूला है, और इसका जो नाम है वो है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके अंदर हमें यहाँ पर CrO2Cl2, तो यहाँ से प्राप्त होने वाला जो ए है, ए यहाँ पर बेंजील्डिहाइड मिलने वाला है CHO, ये हमें प्राप्त होने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने कक्षा 12 रसायन विज्ञान का जो
हाफ ईयरली का पेपर है उसका सॉल्यूशन देखा और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब विद्यार्थियों इनका सॉल्यूशन आप डिटेल से यदि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स की सहायता ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे या आप हमारी एप्लीकेशन से भी इन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमने इस वीडियो की लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रखी है। यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।